बंशी शोभित कर मधुर लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। अब आपको इसमें देखना है कि कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था। हालांकि हम ये चीज़ जो बातें हैं कैबिनेट मिशन, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन में, लेकिन चूँकि इसमें प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा का, इस वजह से इसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये कैबिनेट मिशन में क्यों हमने कहा, तो हुआ क्या कि इंडियन मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी जोर पकड़ा हुआ था और समय आ गया था 1946। इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो लेबर पार्टी के थे और जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे। ये प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। ये है क्लीमेंट एटली। ये क्लीमेंट एटली थे और ये किस पार्टी से थे, ये लेबर पार्टी से थे। तो क्लीमेंट एटली ने निर्णय लिया था कि अब भारतवर्ष को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें बहुत ये निर्णय ले लिया गया कि नहीं, अब जा कर के जो उपनिवेश है, इंग्लैंड का जो उपनिवेश है, उसको क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? इसलिए कि सभी उपनिवेश में बड़े पैमाने पर क्या हो गया था, विद्रोह हो रहा था। इट मीन्स दैट राष्ट्रीय आंदोलन की गति तीव्र हो गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की गति ये क्या हो गई थी, ये तीव्र हो गई थी। तो स्वाभाविक बात है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन की गति तीव्र होगी तो जो उपनिवेश है वहाँ के लोगों की मानसिकता हो जाएगी कि हर चीज़ का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, और जो विदेशी सत्ता है उसको भारत से क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो जब विदेशी सत्ता यहाँ से चली जाएगी तो अपनी सरकार बनेगी। तो इस दौरान जितनी भी आर्थिक गतिविधि होगी, जितनी भी आर्थिक गतिविधि होगी, तो ये सारी आर्थिक गतिविधि क्या हो जाएगा, ये सारे आर्थिक गतिविधि ठप पड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ठप पड़ जाएंगे और सरकार की क्या हो जाएगी, आमदनी घट जाएगी। और जब स्वाभाविक बात है कि आमदनी जब घट जाती है तो कोई भी सरकार चलाने में, रन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि भारतवर्ष को अब क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वतंत्र करने से पहले यहाँ पर क्या किया जाए, एक कमेटी, एक जाकर के त्रिसदस्यीय कमेटी भेजी जाए, मिशन भेजा जाए। तो भाई उसमें क्या कर दिया गया कि इसने त्रिसदस्यीय मिशन भेजा। तो उसमें कौन लोग थे भाई, तो उनमें जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य लोग थे, तो वो सदस्य कौन थे भाई, कैबिनेट मिशन के, ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे।
सदस्य थे। तो वो कौन कौन है भाई? तो वो हम लोग देखते हैं स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। सेकंड में कौन है भाई? ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर। और थर्ड में कौन है यहाँ पर? ये है पैथिक लॉरेंस, ये है पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 सदस्य थे हमारे कैबिनेट मिशन में। और इस कैबिनेट मिशन को क्या किया गया? ये भारतवर्ष भेजा गया और इससे पता लगाया गया कि आप भारत की राजनीतिक स्थिति को जानिए, राजनीतिक स्थिति पर आप विशेष क्या करिए? फोकस डालिए। तब इसका मूल उद्देश्य क्या था यहाँ पर भेजने का, भारतवर्ष यहाँ भेजने का? इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य ये था कि भाई भारत के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान सभा होना चाहिए। तो वही कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। यही संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। ये संविधान सभा का गठन किया गया। तो अब हमको ये देखना है कि परीक्षा में इसमें बराबर प्रश्न क्या पूछता है। तो देखिए, ये प्रश्न पूछता है बराबर में कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये सदस्य थे। तो ये प्रश्न बराबर पूछा गया है। तो हम लोग जो अभी पढ़े हैं वो 3 सदस्य, वो है स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसको आप बराबर याद रखिए। तो इस जगह से एक प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सेकंड प्रश्न इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा किनके सिफारिश पर क्या किया गया? बनाया गया था। तो हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा क्या किया गया? बनाया गया। तो ये 2 प्रश्न इस जगह से बराबर पूछा जाता है। आप इसी प्रश्न को ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सरसरी निगाह से कैबिनेट मिशन को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं संविधान सभा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड टॉपिक चलते हैं, दैट इज सेकंड टॉपिक संविधान सभा। संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आप इसको अच्छी तरीके से समझें कि आखिर ये संविधान सभा है क्या? व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट असेंबली? ट्राई टू अंडरस्टैंड इन बेटर वे। जस्ट आई एम सेइंग इन रिगार्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी मैंने आपसे कहा कि भाई यह संविधान सभा किनके सिफारिश पर लाया गया था भाई? तो हमने अभी कहा ये कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर लाया गया था। तो संविधान सभा में हुआ क्या? तो संविधान सभा में इनको तय यही करना था कि भारत के लिए क्या होगा? एक संविधान होगा। और ये जो संविधान जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा? वो भारत के लिए बनेगा। तो भाई आखिर संविधान जो बनेगा उसमें किस प्रक्रिया के तहत बनेगा? तो ये बात, इस पर हम लोग फोकस डालते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो संविधान सभा का यहाँ पर गठन करने की बात की गई। ये जो संविधान सभा का ये संविधान सभा, देखिए संविधान सभा में इस जगह जो प्रश्न पूछेगा कि कुल कितने मेंबर थे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ये जो टोटल मेंबर है या नंबर ऑफ मेंबर, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? तो इसका 389 मेंबर थे। ये 389, इट मीन्स दैट 389 members were in constituent assembly।
अब इसको इस जगह से पूछा जाता है, ये बांटा जाता है कैसे, तो ये सदस्य कहाँ कहाँ से आए थे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बांट देते हैं। तो ये सदस्य जो ये आए थे, तो ये आए थे अंग्रेजी रियासत से, ये आए थे अंग्रेजी रियासत से, ये अंग्रेजी रियासत से। फिर कहाँ से आए थे, तो ये आए थे देसी रियासत से, इसको हम लोग कहते हैं देसी रियासत, देसी रियासत से। और फिर कहाँ से आए थे, ये आए थे कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे, ये आए थे कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। तो अब सवाल है कि कितने मेंबर आए थे भाई, तो यहाँ पर जो आए थे ये आए थे 292, ये 292, और इससे आए थे 93, और इससे आए थे कितना, ये 4। तो टोटल मेरा मेंबर कितना हो गया, 389। एकदम याद रखिएगा, प्लीज़ रिमेंबर। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह यूपीएससी हो या बीपीएससी एग्जामिनेशन हो या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन हो, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी रियासत से कितने मेंबर थे। तो अंग्रेजी रियासत से 292 थे, देसी रियासत से कितने थे भाई, ये 93 थे, और कमिश्नरी क्षेत्र जो था उससे कितने चुन करके आए थे, ये 4 मेंबर्स ये क्या हुए थे, ये चुन करके आए थे। तो इस जगह आप ध्यान से इसको देख लीजिए और ये बराबर कंठस्थ कर लीजिए। इसका डिवीज़न इसी प्रकार से अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। देखिए, अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो मेंबर आए थे, तो इस मेंबर का चयन कैसे हुआ था। तो ये सारे जो मेंबर हुए थे, तो एक मेंबर पर ये प्रश्न पूछता है कि कितने जनसंख्या पर एक मेंबर आए थे। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, तो एक मेंबर जो था, एक प्रत्येक मेंबर 10 लाख जनसंख्या पर, ये 10 लाख जनसंख्या पर, ये 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर, एक सदस्य ये क्या किया गया था, ये चुना गया था। ये एकदम याद रखिए। इसका मतलब है एक सदस्य यदि चुना जाएगा, इसका मतलब है वो 10 लाख लोगों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 लाख पीपल। अब इसका पूछता है इसका चुनाव कैसा हुआ था भाई। इसका यदि हम लोग चुनाव देखेंगे, ये चुनाव, इसका इलेक्शन यदि हम लोग देखेंगे तो वो कैसे आया था, वह एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर हुआ था। वो आया था एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर इसको क्या किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। आप इस शब्द को एकदम बढ़िया से एकदम याद रखिए। इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यही कहलाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यही कहा जाता है वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा चुना गया था। तो इस जगह आप इसको ध्यान से आप देखिए कि यदि ये प्रश्न पूछता है कि आखिर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति से क्यों, डायरेक्ट इलेक्शन से क्यों नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से क्यों नहीं, तो इसका आंसर ये होता है कि उस समय ये सरकार, ब्रिटिश सरकार ये तैयार नहीं थी कि हम जाकर के प्रतिनिधि का चुनाव करावें। ये सरकार तैयार नहीं थी। और सेकंड बात, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि चुनाव कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नॉट मनी, हम इसको कभी भी चुनाव नहीं करा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष तरीके से ही संविधान सभा के सदस्यों का क्या हो जाए, चुनाव हो जाए। और वो तरीका क्या अपनाया, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति। आप इस शब्द को एकदम याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति, इन इंग्लिश सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। जो कुछ भी परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से जवाब दे देंगे। देखिए अब हम लोग इसमें जो मूलभूत बात है उसको लेके हम लोग चलते हैं भाई। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि इसका जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो कैसा हुआ। वो चुनाव हुआ
प्रत्यक्ष न होकर के और प्रत्यक्ष पद्धति से इसके सदस्यों का क्या हुआ, ये चुनाव हुआ। और प्रत्यक्ष पद्धति से सदस्यों का चुनाव क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार यानी इट मीन्स दैट अंग्रेजी सरकार ये तैयार नहीं था कि हम इसके सदस्यों का क्या करावें, प्रत्यक्ष निर्वाचन करावें। क्यों? पैसे की अधिकता हो जाती, पैसा अधिक लगता, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा काम करो जो बिना पैसे का हो जाए। इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन या निर्वाचन कैसे कराया गया? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा कराया गया, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा कराया गया और प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना गया। तो अब तो मैं आपको बतलाऊं कि भाई ये देखना पड़ेगा कि ये लोग जो आए वो कैसे आए, तो ये कहाँ से आए, तो ये लोग कौन कौन कम्युनिटी से आए। तो ये लोग आए हिंदू वर्ग से आए। ये लोग किस वर्ग से आए? हिंदू वर्ग से आए, हिंदू कम्युनिटी से आए। किस में से आए? ये मुस्लिम से आए, मुस्लिम वर्ग से आए। और किस से आए? हिंदू वर्ग, ये मुस्लिम वर्ग। और किस से आए? तो कहता है अन्य सामान्य वर्ग से आए, अन्य सामान्य वर्ग से ये सदस्यों को क्या किया गया, ये चुना गया। तो ऐसा प्रावधान क्यों लाता है? आज भी आप देखिए कोई भी काम होगा तो उसमें सदस्य को चुना जाता है, तो इसलिए चुना जाता है कि भाई भारतवर्ष में जो मल्टी कम्युनिटी का यह देश है, तो भाई उसमें क्या होना होगा, देखना ये होगा कि किसी का प्रतिनिधित्व एब्सेंट ना हो जाए। यानी कोई प्रतिनिधि जो है, किसी वर्ग का जो प्रतिनिधि, उसको प्रतिनिधित्व न मिले। इससे क्या होगा, भारत की आत्मा को तकलीफ होगी और लोगों को लगेगा कि साहब ये किसी खास विशेष समुदाय पर ही यह ध्यान दिया जा रहा है, इसमें ये बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए बरबस चाहे कोई भी सरकार हो, अंग्रेजी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कोई संस्था बने या कोई सार्वजनिक कार्य करे तो उसमें अक्सर ये प्रयास किया जाता है कि हिंदू वर्ग से भी हो, मुस्लिम वर्ग से भी हो, अन्य वर्ग से हो। इसका मतलब है जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, अन्य सभी लोगों का क्या हो, प्रतिनिधित्व हो। इसीलिए मोर फोकस ऑन दिस 3 क्लास। किस में किस पर दिया गया? हिंदू कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से और किससे दिया गया? सामान्य से, जो कॉमन कम्युनिटी है उस पर ये फोकस दिया गया। तो इस प्रकार से संविधान सभा में हर वर्ग के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया गया ताकि आने वाले समय में लोगों को यह न लगे कि भारतीय संविधान बनाते समय उनका प्रतिनिधि नहीं था, संविधान सभा में उनका प्रतिनिधि नहीं था। कोई व्यक्ति ये न कह सके कि साहब भारतीय का संविधान जो बना है उसमें मेरे प्रतिनिधि नहीं थे। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। नोबडी कैन से सच टाइप ऑफ वर्ड। क्यों? जिस समय संविधान सभा का निर्माण किया गया उस समय इन बातों पर बड़ा गौर फरमाया गया कि नहीं साहब, हर व्यक्ति का, हर कम्युनिटी का क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्लासेस वन हु आर लिविंग विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि जब ये संविधान सभा बना दिया गया तो उसमें जो मुस्लिम लीग है, ये जो मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग का क्या रुख रहा, ये मुस्लिम लीग का क्या रुख रहा, मुस्लिम लीग का क्या रुख, ये रुख रहा। तो रुख यही रहा कि मुस्लिम लीग ने इसमें क्या कर दिया, ये आनाकानी किया और आनाकानी करके यही कहा कि साहब ये जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा ये मूल रूप से ये किसका सभा है, तो उच्च वर्ग के हिंदू जाति का सभा है। ये मूल रूप से ये जिन्ना का कहना था कि ये जो संविधान सभा है ये मूल रूप से उच्च वर्ग के हिंदू जाति का है। मूल रूप से उच्च वर्ग के हिंदू जाति का है। ये हिंदू जाति का सभा है। इसलिए इसमें किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कहा गया कि किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसमें कहा कि मुस्लिम पर ध्यान नहीं दिया गया, ये मुस्लिम वर्ग पर ध्यान नहीं दिया गया। जो निम्न वर्ग के हिंदू हैं, निम्न वर्ग के जो हिंदू हैं, कहने का मतलब SC हैं, ST हैं, और जो
अन्य वर्ग के लोग हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए उनका मानना था यह संविधान सभा कभी भी मुस्लिम का या निम्न वर्ग के हिंदू का हित नहीं चाह सकता है, इसलिए उन्होंने इसमें क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब इसी समय क्या हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत के पार्टीशन की बात कर दी गई। माउंटबेटन योजना यही है, ये है माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत क्या कर दिया गया, 3 जून 1947, याद रखिएगा 3 जून 1947 को क्या कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। भारत का विभाजन करने की बात कह दी गई। भारत के विभाजन की बात शुरू हो गई। तो जब भारत के विभाजन की बात हो गई तो उसमें क्या कर दिया गया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बना दिया गया। पाकिस्तान के लिए क्या बना दिया गया, अलग संविधान सभा ये क्या कर दिया गया, ये बना दिया गया। इसे आप याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर एट दिस प्लेस कि पाकिस्तान का जो संविधान सभा बना, ये जो अपना जो संविधान सभा बना था जिसमें कि 389 सदस्य थे, तो पाकिस्तान के लिए स्पेशल संविधान सभा की जब बात हुई तो वो कब पाकिस्तान के लिए हो गया भाई, तो 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। तो स्वाभाविक बात है कि जब 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा तो जो टोटल मेंबर था अपने यहाँ, इट मीन्स दैट 389 सदस्य जो था वो घट करके भारत के संविधान सभा पर कितना रह गया, 299। ये भारतीय संविधान सभा में कितना रह गया, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, मात्र रह गए 299। एकदम याद रखना इसको, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान का संविधान सभा अलग हो गया तो भाई भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो भाई ये कितना रह गया, ये 299। आप इसको बराबर रिमेंबर रखिएगा, कहा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 389 से घट करके कितना हो गया, 299 हो गया। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन इससे अलग हो गया भाई। जब स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए जब स्वतंत्र संविधान सभा बनाया गया 3 जून 1947 को, किसके लिए बना दिया गया, पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान के लिए ये क्या बना दिया गया, संविधान सभा। ये संविधान सभा बना दिया गया 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बना दिया गया। एकदम याद रखना है, 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। तो पहले जो संविधान सभा बना था जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, तो वो घट करके कितना रह गया। अब भारत का जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो बच गई, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो बची वो कितना बच गया, ये बच गया 299। याद रखना, तो ये 200 अलग हो जाने के बाद तो 299 सदस्य कहाँ बच गए, ये भारतीय संविधान सभा में बच गए। भारतीय संविधान सभा में ये बच गए। तो अब जब बच गए तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि कौन कौन अलग हो गए, पाकिस्तान के साथ कौन कौन चले गए। तो पाकिस्तान के साथ जो चला गया तो कहाँ कहाँ का सदस्य चला गया भाई, तो कौन कौन पाकिस्तान के साथ चले गए। तो पाकिस्तान के साथ जो गया उसमें कौन गया भाई, तो पाकिस्तान के साथ गया नंबर 1 ये चला गया सिंध। दूसरा कौन चला गया, तो कहता है बलूचिस्तान, ये चला गया बलूचिस्तान चला गया। तीसरा कौन चला गया, उत्तर पश्चिम ये कौन चला गया, प्रांत चला गया। चौथा कौन चला गया, सिलहट, ये चौथा कौन है, दैट इज सिलहट। तो ये
कौन चला गया 5वां? ये चला गया पंजाब। तो ये सब का सदस्य अलग होकर के कहाँ चला गया? ये सब अलग होकर के ये पाकिस्तान के संविधान सभा में सम्मिलित हुए। चलिए अब हमको इस जगह देखना है, इस जगह जरा सा सिलहट पर गौर फरमा देना है कि आखिर सिलहट का समस्या इतना महत्वपूर्ण, सिलहट इतना विवादित क्यों हो गया? तो सिलहट पहले क्या था? असम का भाग था। ये पहले क्या था? पार्ट ऑफ असम। तो सिलहट में ये बात क्या करा दिया गया? रेफरेंडम करा दिया गया। यहाँ पर लोगों से ये लिया गया, मत उसको निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया। रेफरेंडम, यहाँ के लोग अपना निर्णय दिया गया, निर्णय दिया लोगों ने कि भाई हमको क्या करना है, हमको पाकिस्तान में शामिल हो जाना है। यहीं पर रेफरेंडम के द्वारा सिलहट किस में शामिल हो गया? पाकिस्तान में शामिल हो गया। रेफरेंडम, ये रेफरेंडम के द्वारा ये किस में शामिल हो गया? ये पाकिस्तान में ये शामिल हो गया। तो ये प्रश्न इस जगह जरा सा इम्पॉर्टेंट है कि सिलहट कैसे अलग हुआ। तो सिलहट के संबंध में हम लोग बोलेंगे कि सिलहट किसके द्वारा, वहाँ पर रेफरेंडम के द्वारा, यानी निर्णय के द्वारा वहाँ के लोगों ने अपना निर्णय लिया कि हमको भारतवर्ष में नहीं रहना है, हमको पाकिस्तान में रहना है। इसलिए वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग पाकिस्तान चले गए। तो भाई ये सारे सदस्य भारतीय संविधान सभा से हट करके पाकिस्तान के संविधान सभा में शामिल हो गया। इसलिए हमारे संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 से घट करके कितना रह गया? ये 389 से घटकर 299 रह गया। अब क्या हुआ भाई? इसमें एक बात हैदराबाद की बात आती है कि क्या हैदराबाद के ये हैदराबाद ने अपना प्रतिनिधि भेजा था। तो कहता है कि हैदराबाद ने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था। ये संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि क्या किया था? ये नहीं भेजा था। इसका मतलब ये है कि हैदराबाद के निज़ाम ने संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार किया। तो ये बात हमको यहाँ पर देखना है। कहे हैदराबाद भी क्या रहा है? बड़ा विवादित रहा है। ये विवादित सब दिन रहा है। रियल में इनकी वास्तविकता ये है कि हैदराबाद चाहते थे हम किसके साथ मिल जाएं? हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। और जिन्ना का भी यही प्रोग्राम था। जिन्ना भी चाहते थे कि हैदराबाद को क्या कर दें? पाकिस्तान में मिला दें। लेकिन दोनों की आस पूरी नहीं हुई और हैदराबाद कहाँ रह गए? ये भारत में रह गए। तो यहाँ पर ये प्रश्न रहता है कि हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे या नहीं? तो हम लोग कहेंगे स्पष्ट रूप से कि हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट थॉट को यहाँ पर देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ। ये संविधान सभा का प्रथम बैठक, संविधान सभा का प्रथम बैठक, ये प्रथम बैठक तो ये हुआ 9 दिसंबर 1946। एकदम याद रखिएगा, ये बराबर पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कितना में? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें टेम्पोररी जो अध्यक्ष थे, अस्थाई ये कौन थे? ये अस्थाई अध्यक्ष ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही थे डॉक्टर सच्चिदानंद। ये डॉक्टर सच्चिदानंद ये क्या थे? ये सिन्हा थे। ये काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे और रियल में यदि कहा जाए तो ये बहुत बड़े विद्वान थे और बिहार को यदि बंगाल से अलग किया है तो उसमें इनका बड़ा भारी योगदान था। और ये वयोवृद्ध सदस्य थे, इसी वजह से इनको तत्काल के लिए क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये टेम्पोररी चेयरमैन थे। और ये आयोजन कहाँ किया गया था? स्थल कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली में किया था। यही दिल्ली में इसको क्या किया गया था? ये आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमको इस जगह से ये देखना है
कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब, 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये दिल्ली पर स्थापित किया गया। तो इस जगह 3 क्वेश्चन बना। तो 3 क्वेश्चन में क्या हुआ, नंबर 1 प्रथम बैठक, दूसरा अस्थायी अध्यक्ष, और तीसरा स्थान में क्या गया, दिल्ली। हम अब इसी जगह दूसरी बैठक के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा की ये दूसरी बैठक हम इस जगह लिख देते हैं। ये संविधान सभा का ये दूसरा बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, ये बैठक सेकंड मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये मात्र 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज, ये 11 दिसंबर कितना में हुआ, ये 1946 को हुआ। ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और सेकंड बात, इसका जो अध्यक्ष बना, अध्यक्ष, तो ये कैसे अध्यक्ष थे, ये अस्थाई थे, परमानेंट। ये कैसे थे, ये अस्थाई थे, अस्थाई अध्यक्ष। ये है परमानेंट। इसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही है डॉक्टर राजेंद्र, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे, ग्रेट स्कॉलर थे। और लोगों का कहना है कि भाई एक ही समय में ये दोनों हाथ से लिखा करते थे, राइट टू यूज़। ये एक ही समय में क्या करते थे, दोनों हाथ से लिखते थे। खैर जो कुछ भी हो, दैट इज़ अनदर मैटर। हम इससे के बारे में यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, परमानेंट चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब एकदम अस्थायी सदस्य इसको बना दिया गया। और यहाँ भी जो बैठक जो हुई थी, यह भी दिल्ली में हुई थी। यह भी जो बैठक हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी। तो इस जगह से बराबर 2 प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम बैठक कब, तो प्रथम बैठक जाकर के हुआ था 9 दिसंबर को। सेकंड बैठक कब, तो 11 दिसंबर को। पहले में कौन अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरे में अध्यक्ष कौन बने थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन इस जगह से देख लिए। अब थर्ड पॉइंट में इसमें क्या पूछता है भाई, जो एग्जामिनर जो बराबर इस पर ध्यान देते हैं, तो उसमें क्या पूछा जाता है। तो इसमें थर्ड में ये हम लोग देखा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, यही संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव ये किसने ला दिया भाई, ये ला दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये कितना में लाए भाई, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया, प्रस्तुत किया। इसी ने क्या किया, पारित किया, पेश किया। इसी ने क्या किया, पेश किया। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और ये टाइम दिया जाता है कितना में, तो ये टाइम होता है कि 13 दिसंबर 1946 को। ये अब उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें क्या कर दिया गया, ये पेश कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया। तो अब संविधान सभा अब बनेगा। अब संविधान सभा क्या करेंगे, अब संविधान बनाने की अब ये तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच हमको ये देखना है, इसमें कई समितियों का निर्माण किया गया। इसमें जो समिति है वो कई समिति का निर्माण किया गया। कई समितियों का ये क्या किया गया, ये निर्माण किया गया। ये निर्माण किया गया, जिनमें कि सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। यही है प्रारूप समिति। ये ड्राफ्टिंग, ये क्या है, कमेटी, ये है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो प्रारूप समिति है, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इनके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया भाई, इसका अध्यक्ष ये चुना गया B.R. अम्बेडकर को।
इसका अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसका क्या चुना गया, ये अध्यक्ष चुना गया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से इस जगह से 2 प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। ये 2 प्रश्न क्या ध्यान में रखा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये 2 प्रश्न क्या ध्यान में रखा जाता है, इससे चुनाव से संबंधित कि जब पहले प्रथम बार ये कहाँ से चुने गए थे, प्रथम बार कहाँ से चुने गए थे, ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। संविधान सभा में ये प्रथम बार कहाँ से चुने गए थे, ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। और सेकंड बार ये कहाँ से चुने गए, जब भारत के लिए संविधान सभा बना दिया गया तब ये कहाँ से चुने गए, तो द्वितीय बार जो चुना गया इनको भारत के संविधान सभा के लिए, द्वितीय बार ये कहाँ से चुना गया, तो ये द्वितीय बार चुना गया आपको ये मुंबई से चुना गया। यही कहाँ से चुना गया, यही मुंबई या बॉम्बे, उसमें बॉम्बे कहा जाता था, उसी बॉम्बे से इसको ये चुन लिया गया। ये किनको चुन लिया गया, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये चुन लिया गया। और इसी को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का ये क्या कहा जाता है, ये जनक कहा जाता है। किन के बारे में, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यही कहा जाता है। ये भीमराव अंबेडकर को ये क्या कहा जाता है कि भाई भारतीय संविधान का ये जनक कहा जाता था। वाकई ऐसी कोई बात नहीं थी कि केवल यही संविधान मर्मज्ञ थे या संविधान विशेषज्ञ थे, ऐसी बात नहीं थी। इससे अन्य लोग भी संविधान विशेषज्ञ थे, लेकिन गांधी जी का विशेष रूप से इनके प्रति क्या था, रुझान था। इसलिए राजनीतिज्ञ न होते हुए भी इनको संविधान सभा में क्या लिया गया, ये चुन लिया गया। और चूँकि ये विद्वान तो थे ही और गांधी जी का इन पर बृहद हस्त था, गांधी जी भी चाहते थे कि संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने, भीमराव अंबेडकर बने। भीमराव अंबेडकर बनेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत अधिक लाभ होगा भारत को। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि अन्य लोग विद्वान नहीं थे, ये कहना गलत होगा, सर्वथा अनुचित होगा। इनसे भी अधिक बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बैठे थे, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो, परिस्थितियाँ जो कुछ भी रही हो, दैट इज़ अनदर मैटर। ये क्या हुए, भीमराव अंबेडकर ये क्या बन गए, ये अध्यक्ष बन गए। किसके अध्यक्ष बन गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए। वही कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर यही किस वर्ग से थे, महार जाति से थे। ये किस वर्ग से थे, ये महार जाति से थे। ये महार जाति, ये हरिजन जाति से, ये हरिजन जाति के अंतर्गत इसको रखा गया है। बहुत गरीब परिवार से थे। साथ ही साथ भारतीय समाज में छुआछूत की भावना तो है ही, इसलिए जो भारतीय समाज में जो छुआछूत की भावना है, इसको अंबेडकर कभी पसंद नहीं करते थे। इनका कहना था कि चाहे आप पढ़ लीजिए, चाहे आप धनी बन जाइए, लेकिन जन्म यदि आपका ब्राह्मणों के कथनानुसार निम्न वर्ग में हुआ है तो कभी भी आप उच्च वर्ग में जा नहीं सकते हैं। आपको आजीवन सदस्यता उसी समाज की बनी रह जाएगी और जन्म के आधार पर ही आपका इज्जत होगा, आपका मान मर्यादा होगा, आपकी संस्कार को समझा जाएगा कि भाई आप कितने ओहदे पर हैं। ये बड़ा इनको दुख लगता था। लेकिन इसने स्पष्ट रूप से कहा, अपने वर्ग के लोगों से स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आप शिक्षित हो जाते हैं, यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है तो आप सामाजिक प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 2 चीज़ चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, नंबर 1 पद, और दूसरा क्या चाहिए, आर्थिक स्थिति क्या चाहिए, मजबूत। और सबसे पहली स्थिति क्या चाहिए, आपको शिक्षित होना होगा। शिक्षित होने पर ही ये सारी बातें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आपको शिक्षित होना अनिवार्य है। और इस पर शिक्षा पर ये बड़ा क्या देते थे, जोर देते थे। लेकिन भारतीय समाज में जो छुआछूत की भावना थी उसको ये मानने से इनकार कर देते थे। और इसी वजह से इनका दुखित मन अंतिम समय में क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। खैर वो अलग बात है।
लेकिन मैं यहाँ से आपसे बात करने जा रहा हूँ, परीक्षा से संबंधित जो बातें हैं उनको मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि इसमें तब ये क्या कहा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे भाई। ये जो प्रारूप समिति थे इसमें कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या ये कितने थे भाई, ये 7 थे। ये सदस्यों की संख्या ये 7 थे। और ये प्रश्न बड़ा बराबर पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था भाई। ये संवैधानिक सलाहकार किन को बनाया गया था, BN ये राव को बनाया गया था। ये संवैधानिक सलाहकार यही थे, संवैधानिक सलाहकार यही सलाह देते थे कि संविधान में क्या करना है, कैसे करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। इस पर इनका भी सलाह बड़ा महत्वपूर्ण होता था। इसलिए ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन बने, तो BN राव बने। तो अगला पॉइंट हम लोग अब चलते हैं। तो इसमें देखा ये जा रहा है कि इसमें जो हम लोग देखें कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यता थी या नहीं थी, तो कहता महिलाओं की भी सहभागीदारी थी, SC की भी सहभागीदारी थी, ST की भी सहभागीदारी थी, सबों की सहभागीदारी थी। ये इस पर आरोप लगा देना कि साहब अमुक वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं थे, ये सर्वथा क्या होगा, अनुचित होगा। इसलिए इसमें हर वर्ग के, हर धर्म के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो बना है वह सर्वसम्मति से बना है, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, किसी व्यक्तिगत एकाधिकार से नहीं। अब संविधान सभा बनना शुरू हो गया, तो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाना ये शुरू कर दिया गया। तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाना शुरू कर दिया गया तो इसमें बनाने में कितना दिन लगा भाई। संविधान के निर्माण में लगा समय, संविधान के निर्माण में ये लगा ये समय। तो संविधान के निर्माण में जो लगा समय है वो है 2 वर्ष 11 महीना, ये है 11 महीना, ये है 18 दिन। इतना दिन इसमें ये लग गया, संविधान को बनाने में ये लग गया। तो संविधान को जो बनाने में लगा, इसमें चलिए वो बात तो पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कभी यदि आपके मन में आ जाए कितना दिन में कितना खर्चा हुआ, तो मोटा मोटी 64 लाख रुपया इसमें क्या किया गया, ये खर्च किया गया। खैर छोड़िए उन बातों को, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संविधान जो बनकर जो तैयार हो गया, तो वो बनकर तैयार कब हो गया, ये हो गया 26 नवंबर 1949 को। ये क्या हो गया, संविधान बनकर ये क्या हो गया, ये तैयार हो गया। एकदम याद रखिएगा कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया। कुछ प्रावधान को क्या कर दिया गया, कुछ प्रावधानों को ये क्या कर दिया गया, ये लागू कर दिया गया। तो किसको किसको लागू कर दिया गया, मैं संक्षिप्त में कह देता हूँ। जैसे कि नागरिकता है, इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये निर्वाचन आयोग है, इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से कुछ प्रावधानों को क्या कर दिया गया, इसी दिन लागू कर दिया गया। अब 26 नवंबर 1949 को जब ये बन के तैयार हो गया, तब संविधान सभा पर अंतिम बैठक इसका जो हम लोग देखेंगे वो कब हुआ, तो ये कहता है 24 जनवरी 1950 को, ये 1950 को इसका क्या हुआ, अंतिम बैठक हुआ। ये क्या हो गया, ये बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। यही संविधान सभा का ये अंतिम बैठक हुआ। और जो संविधान जो बना था उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो जो हस्ताक्षर किए संविधान पर, जो हस्ताक्षर किए वो 284 लोगों ने ये हस्ताक्षर किया। तब बच गया था कितना भाई, 299।
तो 299 उपस्थित नहीं थे। तो उपस्थित कितने थे? 284। और वही 284 लोगों ने इस पर क्या कर दिया, जो लोगों ने क्या कर दिया, इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान अपना तैयार हो गया। इसके बाद इसको लागू कब कर दिया गया? इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, ये लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, ये लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, ये लागू किया गया। तो देखिए हम अभी लिख रहे हैं ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो संविधान को जो लागू किया, संविधान को, ये संविधान जो लागू हुआ, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो कितना हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया। और इसी दिन से भारत क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। इसी दिन से भारत को क्या घोषित कर दिया गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसी दिन से भारत को क्या कर दिया गया, ये गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो जब ये गणतंत्र घोषित कर दिया गया, तो अब हम आगे आपको बतलाएंगे कि गणतंत्र का माने क्या होता है। वो अगला टॉपिक है, वो हम लोग प्रियम्बल में जाएंगे, प्रस्तावना में जाएंगे, तब उसमें इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको एक छोटी सी बात सुना दूं। तो रियल में भारतवर्ष कितना में स्वतंत्र हो गया था भाई, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कहा जाता है कि स्वतंत्र तो हुआ था जरूर, लेकिन हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में अभी भी महारानी विक्टोरिया का धुन बजाया जाता था। महारानी विक्टोरिया का धुन अभी भी बजता था। महारानी विक्टोरिया का ये धुन अभी भी बजता था। क्या धुन बजता था भाई? महारानी विक्टोरिया की जय हो, महारानी विक्टोरिया चिरंजीवी भवे, महारानी विक्टोरिया सबसे महान है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के धुन बजाए जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अभी भी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ है। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू कर दिया गया, जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया, तब उसकी महारानी विक्टोरिया का धुन बजना बंद हो गया। 26 जनवरी 1950 से महारानी विक्टोरिया का जो धुन बजाया जाता था संसद में, वो समाप्त हो गया और इसके स्थान पर क्या हुआ, राष्ट्रीय गान बजाया गया। जन गण मन अधिनायक जय हो, ये बात बजाया गया और हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। और यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता की सांस ली, स्वतंत्रता की, इसके मन की जो वर्षों की जो तमन्ना थी, जो इच्छा थी, उनके मन में जो ये बात था कि मेरा देश कब स्वतंत्र होगा, जो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वो सपना क्या हुआ, साकार हुआ। आइए सेकंड पोजीशन में आप इसमें ये बात देख लीजिए। इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में, ये जो मूल संविधान है, ये मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे। तो इसमें 3 बात हमेशा याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल की जो संख्या है वो कितना है, इसका 395, यानी अनुच्छेद, ये अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, ये 395। और भाग, पार्ट, इनका जो भाग है, ये भाग, इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट, दैट इज, ये कितना है, ये है 22, ये इसको 22। और इसका अनुसूची, शेड्यूल, ये क्या है, अनुसूची, ये अनुसूची कितना है, ये जो शेड्यूल है वो था 8, ये 8। तो अब तब्दील क्या हो गया है, अब ये ज्यों का त्यों रह गया है। और तब्दील क्या हो गया है केवल, कि वर्तमान समय में क्या हो गया है, ये वर्तमान समय में ये अभी भी वही है, लेकिन केवल अनुसूची में बदलाव हुआ है। तो वर्तमान में क्या हो गया है, ये वर्तमान में 395, ये क्या है, अनुच्छेद, ये 395 अनुच्छेद। ये अनुच्छेद कितने हैं भाई, 395, ये है अनुच्छेद, ये है 395। फिर क्या है, ये भाग कितना है भाई, ये भाग है, ये है भाग है, ये है 22। और तीसरा क्या है, तो तीसरा हम लोग यही पर देखते हैं, इसकी अनुसूची, शेड्यूल, इनकी जो सूची है, अनुसूची है, ये शेड्यूल है, वो अब कितना हो गया,
8 से बढ़ करके ये कितना हो गया, ये 12। एकदम याद रखिएगा, पहले पुराना संविधान में, मूल संविधान में कितना था, 8, और अब वर्तमान में कितना हो गया, ये 12। तो ये जो देखेंगे तो ये हमारा जो संविधान जो बना, ये सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। ये क्या है, ये विश्व का सबसे, ये क्या बना, बड़ा ये संविधान, ये बड़ा संविधान, ये बड़ा संविधान बना। तो इसकी चर्चा हम लोग जब संविधान पढ़ाएंगे तब उस समय इसकी चर्चा हम लोग विशद अध्ययन करेंगे कि आखिर यहाँ पर ये क्या हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपको ये समझाया कि संविधान सभा की मूलभूत बातें क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, कैसे संविधान सभा की बैठक हुई, कैसे संविधान ने अपना काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद क्या चीज़ का निर्माण किया, भारतीय संविधान का निर्माण किया। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें।